नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खास तौर पर शोषण के खिलाफ अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और हाँ, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब अनुच्छेद 23 से 30 तक। बिल्कुल, ये बहुत अहम आर्टिकल्स हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोशिश करेंगे कि इनको आसान भाषा में समझें। ये असल में क्या है, क्या परिभाषाएं हैं, कानून क्या कहता है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, नागरिकों की भी और गैर नागरिकों की भी। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव तस्करी, बेगार और इसी तरह का जबरदस्ती का काम वो सब मना है। हाँ, बलात् श्रम जिसे कहते हैं। तो ये बलात् श्रम या जबरदस्ती काम, क्या इसका मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स है, मारपीट कर काम कराना? नहीं नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब शारीरिक मजबूरी तो है ही, लेकिन मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है या कोई कानूनी डर दिखाकर उससे काम कराया जा रहा है। और वो भी न्यूनतम मजदूरी से काम पर, तो वो भी बलात् श्रम ही माना जाएगा। अच्छा। मानव तस्करी तो साफ है, इंसानों की खरीद फरोख्त, इसमें वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, गुलामी, ये सब शामिल है। और ये सुरक्षा किसके खिलाफ मिलती है? सिर्फ सरकार के? नहीं, ये बहुत अहम है। ये सुरक्षा राज्य यानी सरकार और निजी व्यक्तियों मतलब आम लोगों दोनों के खिलाफ है। अच्छा। यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी से बेगार नहीं करा सकता। बिल्कुल। और ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, गैर नागरिकों को भी ये सुरक्षा मिलती है। लेकिन क्या राज्य कभी कोई काम अनिवार्य रूप से करवा सकता है? हाँ, एक अपवाद है। अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य हो, जैसे मान लीजिए देश सेवा के लिए सैन्य सेवा या समाज सेवा का कोई काम, ओके। तो राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, पर इसमें धर्म, जाति, नस्ल या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुई अनुच्छेद 23 की बात। अब बच्चों के शोषण पर आते हैं। अनुच्छेद 24। हाँ, अनुच्छेद 24 ये साफ तौर पर कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक काम मतलब जो काम हानि रहित है उनमें लगा सकते हैं। हाँ, जो हानि रहित या मासूम काम है उन पर यह रोक लागू नहीं होती। और इससे जुड़े कानून भी तो है, वो बाल श्रम वाला। जी हाँ, बाल श्रम निषेध और विनिमयन अधिनियम 1986, और इसमें 2016 में संशोधन भी हुआ, जिसने 14 से 18 साल के जो किशोर हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए, खासकर खतरनाक कामों को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई निर्देश था शायद। हाँ, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनाने का निर्देश दिया था, ताकि जो बच्चे ऐसे कामों से निकाले जाते हैं उनके पुनर्वास में मदद हो सके। बहुत जरूरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। जी। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और अपने धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। हाँ, ये 4 बातें हैं: अंतःकरण, मानना, आचरण करना और प्रचार करना। इसमें ये प्रचार करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब धर्म परिवर्तन कराना है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। प्रचार का मतलब है अपने धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको दूसरों को बताना, समझाना। ओके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाएं, वो इस अधिकार में शामिल नहीं है। और क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है, मतलब कोई सीमा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के दूसरे मौलिक अधिकारों के अधीन है। मतलब इनकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए या किसी के स्वास्थ्य को खतरा नहीं होना चाहिए। और सरकार का क्या रोल है इसमें? क्या वो धार्मिक मामलों में दखल दे सकती है? सरकार धर्म से जुड़ी जो सेक्युलर गतिविधियां हैं, जैसे कोई आर्थिक या राजनीतिक गतिविधि, उनको रेगुलेट कर सकती है। अच्छा। समाज सुधार के लिए कानून बना सकती है, जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को जो सार्वजनिक हैं उन्हें हिंदू समाज के सभी वर्गों और जातियों के लिए खोलने का प्रावधान करना। और सिखों का कृपाण धारण करना। हाँ, वो इसी अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म के आचरण का हिस्सा माना गया है और संरक्षित है। ठीक है। अब अनुच्छेद 26 ये धार्मिक संप्रदायों के बारे में है। जी, ये हर धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को अधिकार देता है कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करे, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करें और चल अचल संपत्ति का मालिक बने और उसका प्रशासन करे। जैसे रामकृष्ण मिशन या आनंद मार्ग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन्हें धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है, पर ये अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
समझ गया। अब अनुच्छेद 27 ये टैक्स से जुड़ा है। हाँ, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका पैसा खास तौर पर किसी एक धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार या रखरखाव पर खर्च होता हो। मतलब धर्म के नाम पर टैक्स नहीं। लेकिन क्या सरकार कोई फीस ले सकती है? हाँ, फीस ले सकती है। टैक्स और फीस में फर्क है। टैक्स तो अनिवार्य भुगतान है, लेकिन फीस किसी सेवा के बदले ली जाती है। जैसे सरकार अगर तीर्थयात्रियों को कोई खास सुविधा या सुरक्षा दे रही है तो उसके लिए एक शुल्क ले सकती है। ये किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि एक सेक्युलर सेवा के लिए है। ओके, ये अंतर महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 28? जी हाँ, ये शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है। जी हाँ, ये शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना के बारे में है। इसमें मूल बात यह है कि जो संस्थान पूरी तरह राज्य के पैसे से चलते हैं, यानी सरकारी स्कूल कॉलेज, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पूरी तरह होना ही है। हाँ, पूरी तरह। लेकिन जो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या सहायता लेते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर वो स्वैच्छिक होगी। स्वैच्छिक मतलब किसी भी छात्र को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और अगर छात्र नाबालिग है तो उसके अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात हो गई। हाँ। अब आते हैं आखिरी ग्रुप पर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। नागरिकों का कोई भी वर्ग? क्या इसका मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक है? ये दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। नागरिकों का वर्ग में बहुसंख्यक भी शामिल हो सकते हैं, अगर उनकी कोई विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है जिसे वो बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और इसी अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा कहता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे या राज्य से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। राइट। अब अनुच्छेद 30, ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। हाँ, ये अनुच्छेद सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और क्या सरकार मदद देने में भेदभाव कर सकती है? नहीं। अनुच्छेद 30 ये भी कहता है कि शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है क्या? नहीं, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन समय समय पर अदालतों ने इसकी व्याख्या की है। और इन अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार कितने व्यापक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे टीएमए पाई फाउंडेशन केस और मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में, इसे स्पष्ट किया है। उन्हें अपनी गवर्निंग बॉडी चुनने, स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग नियुक्त करने, छात्रों को प्रवेश देने और एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने का अधिकार है। लेकिन क्या राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता? नियंत्रण होता है। राज्य अकादमिक मानक सुनिश्चित कर सकता है, टीचर्स की पात्रता शर्तें तय कर सकता है, कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित कर सकता है। मतलब प्रशासन का अधिकार है, लेकिन कुप्रशासन या मिसमैनेजमेंट का अधिकार नहीं है। संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि संविधान कैसे शोषण को रोकता है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और साथ ही भारत की जो विविधता है उसको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के जरिए सहेजता भी है। हाँ, ये अधिकार व्यक्ति के लिए भी और समुदायों के लिए भी एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि हम एक न्यायपूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाना चाहते हैं। सही कहा। ये व्यक्तिगत आजादी और सामूहिक पहचान दोनों का सम्मान करते हैं। जी। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। आज का समाज तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे में इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या कैसे की जाती है, खासकर जब अलग अलग अधिकारों के बीच या व्यक्ति की आजादी और समाज के हित के बीच टकराव की स्थिति बनती है? ये एक लगातार चलने वाली बहस है। अदालतों को अक्सर संतुलन बनाना पड़ता है। और जमीनी हकीकत में इन अधिकारों को लागू करने में क्या चुनौतियां आती होंगी, ये भी सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। कानून बनाना एक बात है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करना दूसरी। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।